तो फर्स्ट सेट में देखिए आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बाद पार्ट 2 में लिखने वाला क्वेश्चन आएगा और जैक बोर्ड द्वारा जो क्वेश्चन सेट किया गया है बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको यहीं से आएगा। इसीलिए हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को ठीक से समझिए और ग्रैस्प कीजिए और याद करके जाइए एग्ज़ाम में, बहुत आसान लगेगा एग्ज़ाम देना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का देखिए पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का फादर किसको कहा जाता है? तो आप लोग पढ़े हैं जेनेटिक्स चैप्टर, जिसमें मेंडल साइंटिस्ट जो हैं सबसे ज़्यादा योगदान दिए थे जेनेटिक्स में। सबसे पहला साइंटिस्ट थे वो जो कि एक्सपेरिमेंट करके कुछ लॉ दिए, मैथमेटिकल लॉ दिए हैं, इसीलिए उन्हीं को जो है सो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अगर यही क्वेश्चन रहता कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स तो आंसर बदल जाता। मॉडर्न नहीं जुड़ा हुआ है, केवल पूछ रहा है फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। मेंडल को कहेंगे हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स। अगर मॉडर्न जेनेटिक्स की बात होता है तो टी.एच. मॉर्गन होता है। इस ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है। टी.एच. मॉर्गन तब होता है जब मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन को आप लोग समझ गए ठीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के आधार पर करना है कि इसमें से कौन जो है तो करेक्ट नहीं है, यानी गलत ऑप्शन चुनना है आपको। तो पहला चॉइस कह रहा है कि द कोड इज ट्रिपलेट। तो आप लोग जानते हैं कि जेनेटिक कोड टोटल 64 है, जो तीन के समूह में जो है इसको बनाया गया है, इसीलिए ट्रिपलेट तो होगा ही, यानी पहला आंसर आपका जो सही है। हम लोग को गलत चुनना है, तो कोड इज ट्रिपलेट सही है। दूसरा चॉइस है इट इज स्पेसिफिक एंड अनएम्बिगुअस। कहा कि जेनेटिक कोड स्पेसिफिक नहीं होता है, ये जो है हर ऑर्गेनिज्म में सेम होगा, चाहे वो ऑर्गेनिज्म छोटा हो या बड़ा हो, इसीलिए ये गलत हो सकता है। आगे देखिए, द कोड इज यूनिवर्सल, ये बिल्कुल सही है क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म में सेम कोड होता है। नन ऑफ द एबव दे रहा है, जब ऊपर वाला एक हमारा जो है स्पेसिफिक और अनएम्बिगुअस अगर गलत लग रहा है तो आंसर होना चाहिए हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का दो टाइप है। तो कोई भी एंटीजन अगर बॉडी में जाएगा, उस एंटीजन के अगेंस्ट में अगर हमारा बॉडी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा, उसको कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। अगर पहले से तैयार किया हुआ एंटीबॉडी शरीर में भेजा जाए, उसको कहा जाएगा पैसिव इम्यूनिटी। तो हम लोग को चुनना है एक्टिव इम्यूनिटी। तो पहला चॉइस दिया हुआ है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में जो है एटीन्यूएटेड जर्म होते हैं। एटीन्यूएटेड जर्म कहने का मतलब हाफ किल्ड जर्म, जो एक तरह का एंटीजन है। तो जब एंटीजन जाएगा तो बॉडी में जो है सो आपका फॉर्मेशन करेगा एंटीबॉडी, यानी एक्टिव होगा ये। दूसरा देखिए कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम जो है ये फर्स्ट मिल्क सिक्रेटेड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो खुद इसमें एंटीबॉडी पहले से मौजूद है, इसीलिए पैसिव इम्यूनिटी शो करेगा। रेडीमेड एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडी चूँकि बना हुआ है रेडीमेड, और उसको अगर शरीर में भेजेंगे ये भी पैसिव हो जाएगा। तो एक्टिव हमारा एक ही आ रहा है, जो कि हो सकता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जो है चूँकि इसमें एटीन्यूएटेड जर्म है, यानी एंटीजन दे रहे हैं हम लोग, जिसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी शरीर में बनेगा, इसीलिए एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। जो कोरोना का जो वायरस है वो भी एक तरह का एंटीजन है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो शरीर के अंदर इंटर करेगा, सभी एंटीजन होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन, फैट, कोई भी वेनम भी हो सकता है।
तो जब एंटीजन बॉडी में जाएगा तब एक्टिव इम्यूनिटी स्टार्ट होगा। अगर हमारे शरीर में पहले से बना हुआ एंटीबॉडी अगर दे रहे हैं तो हो जाएगा पैसिव इम्यूनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। A condition in which a plant contains both the male and female reproductive organs is termed as। कह रहा है कि एक ऐसा प्लांट जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट हो एक ही प्लांट में, तो वैसे प्लांट को मोनोसियस प्लांट कहा जाता है। मोनो मतलब एक हुआ और ओसियस मीन्स बियरिंग बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन ए प्लांट, देन इट इज कॉल्ड मोनोसियस। तो 4 का आंसर आपका हो जाएगा ए, मोनोसियस। डायोसियस में अलग अलग होता है। हेट्रोथैलिक मतलब अलग अलग थैलस हुआ, यूनिसेक्सुअल मतलब एक हुआ केवल मेल या फीमेल, तो दोनों का आ रहा है, इसलिए मोनोसियस आपका आंसर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन देखिए कि सेल मेडिएटेड रेस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विथ। सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम जो है बी लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। सेल मेडिएटेड रेस्पॉन्स जो है बी सेल्स यानी कि बी लिम्फोसाइट, टी सेल में होता है टी लिम्फोसाइट, सी सेल, अल्फा सेल यूं ही दे दिया गया है। तो सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम हो जाएगा बी सेल यानी कि बी लिम्फोसाइट्स। इम्यूनिटी का टॉपिक था। नेक्स्ट देखिए कहता है कि इंटरफेरॉन्स आर सेक्रेटेड बाई। तो इंटरफेरॉन जो है एंटी वायरल केमिकल है। वायरस को किल करने के लिए जो केमिकल सेक्रेट होगा बॉडी में उसको कहते हैं इंटरफेरॉन्स। तो पहला चॉइस है बैक्टीरियल इन्फेक्टेड सेल से तो नहीं हो सकता है, फंगल इन्फेक्टेड सेल से भी नहीं होगा, प्रोटोजुअल इन्फेक्टेड सेल से भी नहीं हुआ। तो हमारा चॉइस नंबर 4 सही हो जाएगा कि वायरस इन्फेक्टेड सेल, क्योंकि वायरस को मारने के लिए ही इंटरफेरॉन केमिकल बॉडी में सिक्रीशन होगा या फॉर्मेशन होगा। तो इंटरफेरॉन्स आर सिक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। ट्यूमर इज और आर, ट्यूमर किसको कहते हैं? तो ट्यूमर जो है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड ट्यूमर। तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ सेल का तभी होगा जब उसमें एडहेरिंग कैपेसिटी, सेल का जो एडहेरिंग कैपेसिटी लूज हो जाएगा। अब चॉइस में खोजिए कि ग्रुप ऑफ सेल हु हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। दूसरा है ग्रुप ऑफ सेल हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग जनरल फंक्शन। तो 2 को तो सी और डी ऐसे ही गलत हो जा रहा है, क्योंकि हमको खोजना है इसमें कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होना चाहिए। अब 2 चॉइस देखिए, पहला में कह रहा है ग्रुप ऑफ सेल्स हु हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, और सेकेंड कह रहा है ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का, यानी कि इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, बी भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर कि द टर्म कोडोन इज एसोसिएटेड टू। तो कोडोन के बारे में हम लोग देखे थे कि mRNA देखिए 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर इस तरह से mRNA होता है, जिस पर 3 लेटर का ऐसे समूह जो मौजूद होगा इसी को कहते हैं कोडोन। तो कोडोन कहाँ मौजूद है? mRNA पर मौजूद है। तो हमारा चॉइस जो है 8 नंबर का देखिए बी सामने आ जा रहा है mRNA। कोडोन किससे एसोसिएटेड होगा? तो मैसेंजर आरएनए से। यहाँ से कोड के रूप में जो है इन्फॉर्मेशन जाएगा जिसको टीआरएनए समझता है। टीआरएनए जो है अमीनो एसिड को पिक करेगा, ले जाएगा उसको आरआरएनए के पास। तो पूछा गया है कि टर्म कोडोन इज एसोसिएटेड टू, आंसर हो जाएगा mRNA। आप लोग जेनेटिक्स में पढ़े हैं इसको कि mRNA जो है डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से बनता है, और इसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं ट्रांसलेशन।
तो ट्रांसलेशन करने के लिए यही mRNA कोड के रूप में सूचना भेजता है tRNA को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन। तो थोड़ा सा डायग्राम को ध्यान से आप लोग देखिए। अगर ये DNA है तो DNA में जब नाइट्रोजनस बेस जब ब्रेक होता है तो इस तरह से देखिए फॉर्क बनता है, रेप्लिकेशन फॉर्क। अगर इसका डायरेक्शन जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम है, इसका 3 प्राइम से 5 प्राइम है, तो नया DNA का फॉर्मेशन हमेशा 3 प्राइम के पास से स्टार्ट होगा। ये जो नया देख रहे हैं DNA बन रहा है, इसका डायरेक्शन हमेशा 5 से 3 की ओर होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया ए, रेप्लिकेशन प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो आप लोग देख लिए कि DNA का जब भी रेप्लिकेशन होगा उसका डायरेक्शन याद रखना है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, सिंथेसिस ऑफ DNA मॉलिक्यूल फ्रॉम RNA मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज। DNA का निर्माण करना है RNA से। RNA अगर DNA बना रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो इसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और एंजाइम जो भाग लेगा उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम RNA को DNA में बदलता है। ये वायरस में पाया जाता है, इन वायरस। तो प्रोसेस का नाम पूछा है, इसका नाम हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, या इसी को कहते हैं टैमेनिज्म। टैमेनिज्म भी कहेंगे इसको। RNA से अगर DNA बन रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या टैमिन और बाल्टीमोर साइंटिस्ट खोजे थे, उन्हीं के नाम पर टैमेनिज्म भी कह सकते हैं। ये वायरस में होता है, इसीलिए वायरस जो है अपना RNA वायरस जो होगा रिट्रोवायरस, वो कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जा करके DNA फॉर्मेशन करेगा और उसके न्यूक्लियस से जुट करके उस पर अपना कंट्रोल कर लेता है। इसीलिए RNA वायरस बहुत फैटल भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको इस चॉइस से चुनना है कि कौन सही नहीं मैच किया गया है। तो मिनार्क कह रहा है कि द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन एट पुबर्टी, फर्स्ट साइन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कॉल्ड मिनार्क। मेनोपॉज, सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, आफ्टर द एज ऑफ 45 to 50 इन फीमेल मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप, दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। तो पहला और दूसरा चॉइस तो सही, बिल्कुल सही है। कॉर्पस ल्यूटियम, ए रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओवुलेशन। कह रहा है कॉर्पस ल्यूटियम जो है रिमेनिंग पार्ट कह रहा है ग्राफियन फॉलिकल का है आफ्टर ओवुलेशन। तो ओवरी के अंदर जब एक का ओवुलेशन हो जाता है तो जो स्ट्रक्चर बचता है उसको कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल, और वही ग्राफियन फॉलिकल बाद में डिजनरेट करने लगता है, जो बना देता है कॉर्पस ल्यूटियम। उसके बाद बन जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस। तो इस चॉइस में देखिए पहला बिल्कुल सही है कि मिनार्क जो है फर्स्ट साइन है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन एट पुबर्टी। मेनोपॉज, सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये भी सही है। कॉर्पस ल्यूटियम ये जो है कह रहा है कि रिमेनिंग पार्ट है ग्राफियन फॉलिकल का, ये भी सही है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, नन ऑफ एबोव। देखिए तीनों सही दिया हुआ है, कोई गलत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर,
एनी सबस्टांस दैट कैन काउज कैंसर, तो जो भी केमिकल हो या सबस्टांस हो जो बॉडी में कैंसर कर सकता है उसका नाम होता है कार्सिनोजेन। कैंसर काउजिंग सबस्टांस आर कॉल्ड कार्सिनोजेन। तो चॉइस में देख लीजिए, पहला चॉइस कार्सिनोजेन ही दिया हुआ है। ऑन्कोजेन, मेटास्टेसिस, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म तो कैंसर से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, ऐसे ही कट गया। मेटास्टेसिस मतलब होता है मूवमेंट ऑफ कैंसरस सेल। ऑन्कोजेन मतलब कैंसर काउजिंग सेल है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सबस्टांस, तो वैसे सबस्टांस जो कैंसर काउज करते हैं उनको कहते हैं हम लोग कार्सिनोजेन। तो 12 का ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। मॉर्गन, टीएच मॉर्गन जो है 1913 में फ्रूट फ्लाई एक बहुत छोटा सा मक्खी होता है, उस पर अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। तो आप चॉइस में खोज सकते हैं कि मॉर्गन किस पर काम किए। पहला चॉइस है फ्रूट फ्लाई, दूसरा हाउस फ्लाई, तीसरा हनी फ्लाई, चौथा ड्रैगन फ्लाई। तो फ्रूट फ्लाई पर मॉर्गन अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। आंसर हो जाएगा आपका 13 का ए, फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर इसका साइंटिफिक नेम है। ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर साइंटिफिक नेम भी याद रख सकते हैं, कहीं पर साइंटिफिक नेम भी दिया जा सकता है। ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर उस छोटा सा मक्खी जो फल पर पाया जाता है, जिसका लाइफ बहुत छोटा होता है, वीक के अंदर ग्रो कर जाएगा, वो अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है विद इन ए वीक, इसीलिए मॉर्गन उसको चुने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। देयर आर 64 कोडोन्स इन जेनेटिक कोड डिक्शनरी बिकॉज, कारण जेनेटिक कोड की संख्या जो है 64 क्यों है। पहला कहता है कि देयर आर 64 टाइप्स ऑफ टीआरएनए फाउंड इन सेल। क्या एक सेल में 64 टाइप के टीआरएनए होते हैं इसलिए है। या कह रहा है देयर आर 44 मीनिंगलेस एंड 20 कोडोन्स फॉर अमीनो एसिड। तो 44 मीनिंगलेस जो कह रहा है ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि 64 जो कोडोन्स है इसमें से 61 जो है सेंस कोडोन है और 3 जो है यह है नॉन सेंस कोडोन। तो नॉन सेंस कोडोन मतलब स्टॉप कोडोन। अगर ये एमआरएनए पर रहेगा तो प्रोटीन का बनना रुक जाता है। तो देयर आर 44 मीनिंगलेस तो नहीं हो सकता है, मीनिंगलेस 3 हुआ है, इसलिए तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा देखिएगा देयर आर 64 अमीनो एसिड टू बी कोडेड। तो अमीनो एसिड टोटल 20 हैं, इसलिए 64 अमीनो एसिड तो होगा नहीं, ये भी गलत हो गया। जेनेटिक कोड ई ट्रिपलेट, ये सही है। जेनेटिक कोड जो है ट्रिपलेट होते हैं, सही है। तो देयर आर 64 टाइप्स ऑफ टीआरएनए फाउंड इन द सेल। ये जो चॉइस दे रहा है जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, तो ऐसा चॉइस दिया गया है कि कोई सही नहीं लग रहा है। देखिए 64 क्यों है, अगर इसका रीजन देखा जाए तो हमारे पास 4 नाइट्रोजनस बेस हैं, ए जी टी सी। ए जी सी और टी, ये 4 जो है सो अल्फ़ाबेट है, इसी से मिल करके कोडोन को बनाना है। तो हम लोग जब इसको अरेंज करते हैं तो देखिए ऐसे 4 टू द पावर 3, 4 लेटर है, 3 बार इसको अरेंज करना है। तो 4 के पावर 3 कीजिएगा तब आएगा नंबर ऑफ कोडोन्स। तो 4 का पावर 3 दैट मीन्स 4 इंटू 4 और कीजिए तो 64 बन रहा है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 64 कोडोन क्यों होते हैं। देयर आर 64 कोडोन इन जेनेटिक कोड डिक्शनरी बिकॉज, तो ड्यू टू
द रीजन ओनली 4 अल्फ़ाबेट ग्रुप्ड इन 3 टर्म्स। तो ऐसा कोई चॉइस दिख नहीं रहा है इसमें, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कोई सही नहीं लग रहा है। इसका आंसर होना चाहिए कि 4 अल्फ़ाबेट अरेंज इन 3 फॉर्म एंड अकॉर्डिंग टू परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वी गेट 64 कोडोन। तो इसका ये सही आंसर होना चाहिए। कोई इसमें चॉइस सही आपका नज़र नहीं आ रहा है, इसीलिए ऑल ऑप्शन गलत हो जा रहा है इसमें। ये तो ऐसा ऑप्शन सही है, लेकिन इसे एक क्लियर पता नहीं चल रहा है कि 64 कोडोन जो है सो क्यों यूज किया गया डिक्शनरी में। उसका रीज़न है कि केवल 4 अल्फ़ाबेट यूज करना है, 3 तरह से अरेंज करेंगे 3-3 के समूह में, तो 64 बनता है। तो और 3 पूरा गलत हो गया तो एक हम चौथा मार सकते हैं, क्योंकि पूरा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा है, फिर भी कह रहा है कि ट्रिपलेट होता है कोडोन, 3-3 के संख्या में सजाएंगे 4 अल्फ़ाबेट को, तो 64 कोडोन का फॉर्मेशन होगा। इसलिए इसका आंसर हो सकता है डी। तो कंट्रोवर्शियल चॉइस दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, मेटास्टेसिस मीन्स। तो मेटास्टेसिस कैंसर का एक स्टेज है जिसमें कैंसरस सेल जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में मूव करने लगता है। तो स्प्रेड ऑफ ट्यूमर अवे फ्रॉम देयर ओरिजिन, सही है। कन्फिनेशन ऑफ ट्यूमर टू द साइट ऑफ ओरिजिन, गलत हो गया, ये एक जगह नहीं रहेगा। इनलार्जमेंट ऑफ सेल इन साइज, ये भी गलत है। डिजनरेशन ऑफ सेल, ये भी गलत है। तो आपका पहला चॉइस सही हो गया। मेटास्टेसिस कहने का मतलब ही होता है कि कैंसरस सेल का मूवमेंट बॉडी में डिफरेंट पार्ट में जब होने लगेगा, जहाँ पर कैंसर हुआ है वहाँ से ब्लड के थ्रू और बॉडी के दूसरे भाग में पहुँच जा रहा है वो कैंसरस सेल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज एप्लीकेबल इन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने खोजा था, आप लोग पढ़े होंगे, अलेक जेफरी। 1985 में अलेक जेफरी नामक साइंटिस्ट जो हैं सबसे पहले वर्ल्ड में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को खोजे। इंडिया में लालजी सिंह और वी.आर. कश्यप स्टार्ट किए थे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो कहाँ पर इसका यूज किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो पहला चॉइस कर रहा है फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस में यानी कि किसी अपराधी को पहचान करने के लिए डीएनए की जांच किया जाएगा, बिल्कुल सही है। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब हुआ डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म धरती पर कैसे बने हैं, उनका जेनेटिक फिंगरप्रिंट करने से पता चलेगा कि उसमें क्या क्या चेंजिंग हुआ है, ये भी चॉइस सही दिया हुआ है। एवोल्यूटरी बायोलॉजी माने कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है ऑर्गेनिज्म का अर्थ पर, इससे भी पता चलेगा कि डीएनए में क्या चेंज हुआ कि नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एप्लीकेशन हम लोग तीनों फील्ड में कर सकते हैं। इसका ऑल आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी, यानी कि हम लोग फोरेंसिक साइंस में भी इसका यूज कर सकते हैं, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी जानने के लिए भी कर सकते हैं, और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के स्टडी में भी कर सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तीनों क्षेत्र में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, नहीं दिया हुआ है, 18 देखिए आगे नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी। तो हेपेटाइटिस बी होता है, गोनोरिया एसटीडी है, सिफिलिस एसटीडी है, टाइफाइड जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज ऑफ कोलोन। यानी कि मैन के जो है इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफाई, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा 18 का सी।
वो 17 क्वेश्चन था। 18 देखिए अब यहाँ पर आया है कि विच जेनेटिक डिजीज इज काउज्ड बाय ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। तो ट्राइसोमी करने का मतलब होता है कि 2n+1 इज कॉल्ड ट्राइसोमी। तो 21 क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी किसके चलते होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। जैसे मैन में जो है 2n बराबर होता है 46, अगर इसमें एक ऐड कर दें तो 2n+1 हो जाएगा 47, एक क्रोमोसोम बढ़ गया। तो 21 क्रोमोसोम पर एक क्रोमोसोम का इंक्रीज करना कहलाता है ट्राइसोमी, दैट इज क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में एक कम हो जाता है क्रोमोसोम, मोनोसोमिक होना चाहिए था, तो दूसरा गलत हो गया। डाउन सिंड्रोम और फेनाइलकीटोन्यूरिया ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। डीएनए से डीएनए बना, डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अबोव प्रेजेंटेड चार्ट विल बी टर्म्ड एज। तो डीएनए से डीएनए का बनना कहलाता है रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। तो आपका देखिए पहला चॉइस जो है बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो 19 का हो जाएगा ए। 20 देखिए द ORI साइट इज रिलेटेड टू। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लास्मिड में पाया जाता है एक साइट ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो कह रहा है ए यूनिक सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड, द रीजन वेयर द डीएनए रेप्लिकेशन इज टर्मिनेटेड, द रीजन वेयर ट्रांसक्रिप्शन इज इनिशिएटेड, ऑल ऑफ दीज। तो ORI है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो आपका आंसर जो है पहला तो सही एकदम हो जा रहा है, ए यूनिक सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड। सेकेंड कहता है कि द रीजन वेयर द डीएनए रेप्लिकेशन इज टर्मिनेटेड, जहाँ पर ख़त्म हो जाए। और सी कह रहा है कि द रीजन वेयर ट्रांसक्रिप्शन इज इनिशिएटेड। तो रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ट्रांसक्रिप्शन तो होगा नहीं, इसीलिए 20 का ए आंसर हो जाएगा। 21 देखिए द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड। मतलब एक जनरेशन से अगला जनरेशन में कोई कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहा है, इस टर्म को कहते हैं हेरेडिटी। यानी कि 21 का आंसर हो गया बी। वेरिएशन मतलब बदल जाना, म्यूटेशन मतलब चेंज होना, इनहेरिटेंस भी हो सकता है, लेकिन ये डिफिनीशन कहता है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। नेक्स्ट 22 फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट और इन। तो ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन जो है एम्पुला इस्थीमस रीजन में होता है। तो एम्पुला में होगा, अगर दोनों रहता तो एम्पुला इस्थीमस करते, एक ही चॉइस चुनना है दोनों में से, तो डी आंसर हो जाएगा एम्पुला। 23 देखिए ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है कोडोमिनेंस भी होता है और मल्टीपल एलेलिज्म भी शो करता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो होगा नहीं, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है और मल्टीपल एलील, चूँकि इसमें 2 से ज़्यादा जीन यूज होता है, एक एलील मतलब एक पेयर जीन। तो ब्लड ग्रुप में 3 तरह के जीन होते हैं, IA, IB और I0, इसलिए मल्टीपल एलील भी हो गया। तो 23 का सी आंसर हो जाएगा। 24 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। कौन सही मैच किया गया है? डाई हाइब्रिड क्रॉस फेनोटिपिक रेशियो 9:3:1 बिल्कुल सही है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फेनोटिपिक रेशियो 3:1 बिल्कुल सही है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जेनोटिपिक रेशियो 1:1 बिल्कुल सही है। यानी तीनों जब सही है तो हमारा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर। 24 का डी हो गया। 25 देखिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाई प्रपोज्ड बाय। क्रोमोसोमल थ्योरी को सटन और बॉवेरी साइंटिस्ट दिए थे, डी आंसर हो गया। ह्यूगो डी व्राइस म्यूटेशन थ्योरी दिए हैं,
मेंडल इनहेरिटेंस का लॉ दिए हैं, कार्ल कोरेंस जो हैं ब्लड सर्कुलेशन का दिए हैं, तो क्रोमोसोमल थ्योरी प्रपोज्ड बाय शटन एंड बोवेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस इन mRNA आर डिफाइंड एज। तो ह्यूमन का जीन जो है कि ह्यूमन जीन स्प्लिट जीन होता है। जैसे मान लीजिए ये है mRNA 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो mRNA में बीच बीच में इंट्रॉन होता है जो कि कोडिंग में भाग नहीं लेता है, यह है इंट्रॉन्स, और इसके बीच में इंट्रॉन के बीच का पार्ट होता है एक्सॉन्स। यही एक्सॉन्स जो हैं कोडिंग में भाग लेगा, इंट्रॉन भाग नहीं लेता है। तो कह रहा है कि द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस इन mRNA इज कॉल्ड एक्सॉन्स, यानी 26 का आंसर हो जाएगा ए। इंट्रॉन्स जो है सो भाग नहीं लेता है, एक्सॉन भाग लेगा कोडिंग में। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्नैपड्रैगन जो है एक प्लांट है, वो क्या एक्सहिबिट करता है? कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इपीस्टैसिस या प्लियोट्रॉपी। तो स्नैपड्रैगन जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डोमिनेंस और रिसेसिव के बीच में कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, इलिसा इज ए डायग्नोस्टिक टेक्निक फॉर व्हिच डिजीज। तो इलिसा जो है ELISA, पूरा नाम भी पूछा जा सकता है कि एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे। इस टेक्निक का फुल फॉर्म है इलिसा का। इससे प्रोटीन का टेस्ट होता है, किसी भी तरह का प्रोटीन का टेस्ट किया जाता है। तो आप खोजना है कि इसमें प्रोटीन कौन है भाई। तो मलेरिया हो गया, एक कैंसर है, एड्स है और टाइफाइड है। तो कैंसर जो है सो सेल हो गया, मलेरिया प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ से होने वाला डिजीज, टाइफाइड बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है, जबकि एड्स एक वायरल डिजीज है। तो बात जानते हैं कि वायरस का कोट प्रोटीन का बना होता है, इसलिए एड्स का टेस्ट में इलिसा हम लोग यूज करेंगे। किसी भी तरह के प्रोटीन का टेस्ट इलिसा से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरहोसिस इज रिलेटेड टू। सिरहोसिस दैट मीन्स होता है लीवर का डैमेज। एक्सेस अल्कोहल इंटेक करने से लीवर खराब हो जाता है, सड़ने लगता है, उसको कहते हैं सिरहोसिस। तो सिरहोसिस रिलेटेड टू लीवर ड्यू टू एक्सेस इंटेक ऑफ अल्कोहल। ज़्यादा अल्कोहल पीने वाले व्यक्ति का लीवर जो है सड़ने लगता है, उसी टर्म को कहते हैं सिरहोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, क्रॉसेस बिटवीन F1 ऑफ अ स्प्रिंग एंड आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स आर नोन एज। देखिए F1 का अगर फर्स्ट जनरेशन F1 का क्रॉस जो है डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों में से किसी पेरेंट से किया जाए, इसको कहते हैं बैक क्रॉस। लेकिन अगर यही F1 का क्रॉस करा देंगे रेसेसिव से, तो कहलाएगा टेस्ट क्रॉस। दो तरह का टेस्टिंग किया जाता है, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। तो बैक क्रॉस में डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों पेरेंट को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में दे रहा है कि क्रॉसेस बिटवीन ऑफ F1 ऑफ अ स्प्रिंग एंड आइदर ऑफ देयर पेरेंट, दैट मीन्स डोमिनेंट और रेसेसिव। तो इसका आंसर आपको जो है सामने दिखाई दे रहा है कि बैक क्रॉस हो जाएगा। टेस्ट क्रॉस तब होता है
जब F1 का क्रॉस हम लोग रिसेसिव से कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज। इनहेरिटेंस का फंक्शनल यूनिट क्या है? तो फंक्शनल मतलब जो भाग लेगा इनहेरिटेंस में, तो वो होता है जीन। अब जीन क्या है? तो डीएनए का टुकड़ा जीन है। डीएनए क्या है? तो क्रोमोसोम का टुकड़ा डीएनए है। तो इस हिसाब से ऑल ऑफ दिस भी दिया हुआ है चॉइस में आपको। तो सबसे करेक्ट आंसर इसका तो जीन होना चाहिए, क्योंकि जीन का समूह डीएनए है, डीएनए का समूह क्रोमोसोम है। अब फंक्शनल पूछा जा रहा है, तो फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज जीन। सबसे अच्छा आंसर यही होगा। ऑल ऑफ द एबव भी हो सकता था, लेकिन चूंकि फंक्शनल यूनिट दिया हुआ है इसलिए हम लोग आंसर करेंगे जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32, इन ए डीएनए मॉलिक्यूल विच ऑफ द बॉन्ड इज फाउंड टू बी प्रेजेंट बिटवीन द टू नाइट्रोजनस बेस। दो नाइट्रोजनस बेस, जैसे मान लीजिए ए है और टी है, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? सी है और जी है, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? तो ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। दो नाइट्रोजनस बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33, द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए इज कैटालाइज्ड बाय। डीएनए को कह रहा है अनवाइंडिंग, यानी कि जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसको खोलने का काम कौन सा केमिकल करता है? पहला है आपका हेलिकेज, दूसरा डीएनए पॉलीमरेज, तीसरा टोपोआइसोमरेज, चौथा है डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज तो जोड़ता है डीएनए के टुकड़ा को, नहीं होगा। डीएनए पॉलीमरेज फॉर्मेशन करता है, नहीं होगा। अब है हेलिकेज, उसका काम है डीएनए के स्ट्रैंड को खोलना। टोपोआइसोमरेज इनिशिएट करता है, ये भी नहीं होगा, हेल्प करेगा केवल। हेलिकेज जो है अनवाइंडिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इज लोकेटेड एट। तो ये लखनऊ में आपका जो है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, द टर्म जीनोम रेफर्स टू। जीनोम किसको कहा जाएगा? द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इनहेरिटेड एज ए यूनिट फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। द कंप्लीट सेट N ऑफ क्रोमोसोम्स इनहेरिटेड एज ए यूनिट फ्रॉम वन पेरेंट। तो पहला दूसरा दोनों सही हो गया, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। जीनोम मतलब जीन का समूह हुआ। तो ह्यूमन में देखिए, ह्यूमन जीनोम जो है कहता है कि 2n इजकल टू 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ह्यूमन में जो है टोटल जीनोम की संख्या 2n अगर देखा जाए तो 6.6 10⁹ है, और n की जगह तो हाफ हो जाएगा इसका, 3.3 इंटू 10⁹ बेस हो गया ये। ऑल ऑर्गेनिज्म में ये संख्या वैरी करेगा। जैसे 5x174 बैक्टीरियोफाज है, इसमें जो है 5386 जीनोम होते हैं। लैम्डा फाज 48,502 जीनोम होता है। ई कोलाई में देखिएगा 6.4 इंटू 10⁶ बेस पेयर होता है। ह्यूमन में आपका लिखा हुआ है। तो 2n जो है उसको n कर दीजिए, हाफ हो जाएगा बेस, और अगर 2n रखेंगे तो पेयर में आएगा। तो दोनों सही आपका आंसर है। जीनोम टोटल जीन को रिप्रेजेंट करने वाला है।